अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पे बात करेंगे। कपास का इस वक्त बिजाई का सीज़न है। बहुत सारे लोगों ने जो है बिजाई कर ली है, कुछ कर रहे हैं। कब तक ये सीज़न जारी रहेगा, बिजाई के वक्त क्या करना है, एहतियातें क्या करनी है, बीज कहाँ से हासिल करना है, मौसम की जो बदलती सूरत हाल है ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती है बिजाई पर, और क्या पोटेंशल है, आगे क्या नज़र आ रहा है कि कपास के हवाले से क्या होने जा रहा है। ये सारे मौज़ूआत होंगे, इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब, चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, समझते हैं सारी सूरत हाल को। उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब। आप डीन हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि कपास के हवाले से साइंस क्या कहती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, आप खैरियत से? जी बुखारी साहब, अल्लाह का शुक्र। पहले तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल क्या है काश्तकार और महकमा ज़राअत के दरमियान इस वक्त जो रिलेशनशिप है वो कैसे चल रहे हैं, अच्छे हैं या? सर माशाल्लाह हमारे काश्तकार के साथ हमेशा से आइडियल रिलेशनशिप रहे हैं और अभी आइडियल है। पिछले एक साल में तो बड़े अच्छे रिलेशनशिप हुए ना, आपने बड़ी मेहनत की, कपास का एक मंजर बदल दिया था आपने पिछली दफ़ा। जी बिल्कुल, हमने सिर्फ कपास का मंजर नहीं बदला जी, हमने गंदम का मंजर भी बदला। हमने गंदम की माशाल्लाह से तारीख की बम्पर क्रॉप ली है, तारीख की बम्पर प्रोडक्शन है और पर एकड़ यील्ड जो है वो हिस्टोरिकली जो मुल्तान में आज तक कभी नहीं आई, वो इस वक्त हम देख रहे हैं कोई 44, 45, 46 मन के करीब। और मुल्तान की? जी बिल्कुल। अच्छा, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल 38 मन थी, उससे कोई 5-7 मन ज़्यादा एवरेज आ रही है। अच्छा, इस दफ़ा तो चले ये ख़रीदारी नहीं हो सकी सरकारी पंजाब की सतह पर, लेकिन हम ये कहते भी थे कि अगर ख़रीदारी होती भी सही तो तब भी इतनी वाफर गंदम होनी थी कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि गंदम की बहार आ गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बतौर आम आदमी आप क्या समझते हैं कि उसके असरात भी आप तक पहुंच रहे हैं? मतलब गंदम चलो सस्ती हो गई, मार्केट में सस्ती हो गई, रोटी, डबल रोटी, केक, बिस्किट, ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, वो भी सस्ती हो रही हैं या वो या आहिस्ता आहिस्ता होंगी? क्या आप फील क्या कर रहे हैं बतौर कंज्यूमर में? जी देखें, मैं कंज्यूमर भी हूँ और चूँकि एक सरकारी मुलाजिम हूँ तो ज़ाहिर है ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगी। अब गंदम की जितनी अच्छी पैदावार आ रही है, काश्तकार उससे खुश है पैदावार से। अच्छा। अब जो आप बात कर रहे हैं कि उसके क्या असरात उसके कब तक खरीदारी के, या देखिए ये तो एक पॉलिसी है कि अच्छा उसकी नहीं, होनी इसमें है पॉलिसी नहीं से होनी। देखिए ना, ये मैं इसको नहीं देख रहा कि गवर्नमेंट ने करना है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है ना जी। हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो फिर हमें लोगों को सस्ती देनी चाहिए, मुनाफा जायज़ रखना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले अगर मेरी सब्ज़ी की दुकान है तो मैं वहाँ पर अगर बदनीयती कर रहा हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे गोश्त वाला लूटेगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है कहने का कि जी इसने गोश्त महंगा। ये तो देखें जी, हर मुआशरे के हर फर्द का इज्तिमाई फर्ज है। तो जी सबको सही साहब ऐसे है ना। तो आपको कोई महसूस हुआ है कि भाई ये गंदम सस्ती जो मिल रही है उसके असरात भी कहीं महसूस हो? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। हाँ जी, कि भाई होना चाहिए। हाँ जी, ये होना चाहिए। और इसको खासतौर पे डबल रोटी है, बेकरी के आइटम है, बिस्किट हैं, ये सारे इसी गंदम से बन रहे हैं, इसी से। अच्छा, वो कमाल ये है कि मिठाई भी तकरीबन यही मैदा है, सूजी है, इन्हीं चीज़ों से बनी होती है। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। कब तक आप मज़ामत करेंगे? कोई ना कोई इसमें जवान हिम्मत करेगा, वो कहेगा नहीं जी आज जी मैं सस्ती दे रहा हूँ, फिर कंपटीशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, चले अल्लाह खैर करे। लेकिन शहजाद साहब, आपको वैसे इसमें आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने जो एफ़र्ट की थी, महकमा ज़राअत ने जो एफ़र्ट की थी, उससे गंदम की बड़ी भरपूर पैदावार आई। सर देखिए, हमारा महकमा ज़राअत का काम तो ये है कि अच्छी टेक्नोलॉजी दे के लोगों की रहनुमाई करके, और उसमें हम जो रोज़ो शब मेहनत करते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़िम्मेदार की पैदावार पड़े और हम इसमें कामयाब रहे हैं। रिस्पांस भी वैसे कमाल दिया काश्तकार ने दोनों को, कपास के हवाले से भी और गंदम के हवाले से भी। आपने जाके कैंपेन चलाई, लोगों को कायल किया, लोग आप उठ के खड़े हो गए, उन्होंने मेहनत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काश्तकार ने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की रहमतें भी हमारे साथ रही हैं।
ठीक है। और सारे मामला पॉजिटिव थे तो अच्छी रहे। पैदावार रही। शफा साहब, इस पे हम बात करते हैं, मैं ज़रा क्योंकि ये सरसरी जिक्र आ गया, इसमें ये जो हमारी फसल बड़ी अच्छी हो गई, कपास की भी अच्छी हुई और फिर गंदम भी बड़ी कमाल फसल हो गई, इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस भी थी या सिर्फ हमारी मेहनत का अमल दखल था, कोई माहौलियात का, कोई बारिश वक्त पे हुई, क्या वजूहत क्या ये रही? सारी चीज़ें थी। सारी ज़ाहिर है जब हम पिछले सीज़न से, कॉटन सीज़न से जब गवर्नमेंट लगी थी तो बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चल रहा था कि भाई कॉटन में गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी चाह रही थी कि कॉटन अच्छी हो, बड़े जगह पे लगे। साथ साथ फिर वीट के ऊपर शुरू हो गए हम लोग कि भाई वीट की प्रोडक्शन कैसे हमने बेहतर करनी है। डॉक्टर साहब बैठे हैं साथ, इनके पूरा डिपार्टमेंट और रिसर्च के डिपार्टमेंट्स और सारे यूनिवर्सिटी साथ, कि भी इसकी हमने आगे लोगों को कैसे पैदावार बढ़ाने के लिए जो है ना हमने बातें की। तो चीफ मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, वहाँ से लेकर नीचे तक जो है ना ये डिस्कशन चलती रही। तो साथ फिर कुदरत का अमल दखल, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर कुदरत के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। जितनी भी हम मेहनत कर लें, अगर कुदरत साथ ना दे तो वो सारा रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन तो डायरेक्टली इससे ये महसूस हुआ कि हमारी ज़राअत के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम इसमें से आगे बढ़ने के रास्ते निकाल सकते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इस पे ज़ाहिर है आगे ये चीज़ें आएंगी। अगर इंडस्ट्री इस वक्त चीज़ें जो ले रही है तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री से अपने मुल्क को ही फ़ायदा होगा, तो वहाँ से फिर एक्सपोर्ट होगी तो अपने मुल्क को ही फ़ायदा होना है। फार्मर्स को भी मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ हो। जिस तरह पर एकड़ यील्ड उनकी बढ़ी है तो उस हिसाब से अगर एवरेज पिछले साल हमारी मेरे ख्याल में कोई मुल्तान की 35 मन थी, 38 मन थी, अब 45 हो गए तो 7 मन का जो है ना डिफरेंस बैलेंस हो गया, बैलेंस होगी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को हमें पॉजिटिव। अच्छा, फिर ये देखें ना, जो प्रोड्यूस है चाहे वो कॉटन की है या वीट की है, वो हमारे पास मौजूद है ना जी। उसका एक रास्ता बाई प्रोडक्ट्स का भी तो है ना, हम उसमें से बहुत कुछ बना के और ना सिर्फ अपनी कंज्यूमिंग के लिए बल्कि बाहर भी भेज सकते हैं सारा कुछ। बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल है कि रास्ते खुलेंगे भी, सही खुलेंगे। ये जो अभी कैफियत है जिसमें हमें ऐसे लग रहा है कि शायद कोई बंद दरवाजे में आ गए और क्या होगा, मेरे ख्याल है कि रास्ते खुलेंगे आगे। सर देखें, एक रोटी जो 25 रुपए की मिलती थी तो अब ऐसा ऐसा ज़ाहिर है वो कम हो रही है उसकी। ज़ाहिर है आम बंदे को खाना चाहिए, फार्मर्स भी ज़ाहिर है उसका हक बनता है कि उसको सही रेट मिलना चाहिए, मगर गवर्नमेंट भी एक हद तक सपोर्ट करेगी, उससे ज़्यादा कहाँ तक सपोर्ट कर सकती है। जिस तरह बाकी प्रोडक्ट में कमर्शियली लोग आते हैं, कंपटीशन में चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये हम बेहतरी की तरफ आगे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जी वो कपास की तरफ। कपास की बिजाई की इस वक्त सूरत हाल है क्या शहजाद साहब? सब अगर हम इस अपने इलाके में देखें कि तेज़ी से हो रही है, स्लो है, कितना % हमने हासिल कर लिया, क्या फिगर्स कोई अगर आपके ज़हन में हो? बुखारी साहब, हम जो अब तक कुछ 6-6.25 लाख एकड़ के ऊपर, 6,14,000 एकड़ के ऊपर अब तक हम काश्त कर चुके हैं। ठीक है। और हमारा जो हदफ है 9,45,000 एकड़ है, उसका हम तकरीबन 64%, 65% अचीव कर चुके हैं। काफ़ी हद तक तो फिर हो गई काश्त जी। उसमें ये काफ़ी हद तक ये बेहतर हो जाता, जो हमने मौसम ने हमें थोड़ा सेटबैक दिया है, जिसकी वजह से वीट की हार्वेस्टिंग लेट हुई है। अभी भी वीट जो है हार्वेस्ट तो हो गई है, उसकी थ्रेशिंग हो रही है और हमारा को 5-7% एरिया अभी भी अंडर वीट है। और ये डिले होने की वजह से हमारी जो कास्ट डिले हो रही है, अदरवाइज हम शायद बहुत बेहतर पोजीशन में होते। मैं मुल्तान रीजन की अगर बात करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की बिजाई भी बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद बात करते हैं। जी साबिर साहब, आप कह रहे थे कि एक तो डिले हो गई, जो है लोगों ने गंदम रोक ली होगी कि भाई अभी शायद नहीं। हार्वेस्टिंग डिले नॉट इन अ सेंस के फील्ड फर्क नहीं, हार्वेस्टिंग डिले हुई तो इसकी वजह से फिर जो है सोइंग इफेक्ट हुई हमारी, लेट हुई वो। अब फील्ड इसके में क्या असरात क्या होंगे? क्योंकि एक एक दिन बड़ा अहम होता है, कहते हैं फौरी तौर पे काश की जाए, या कोई ऐसा इतना इशू नहीं होगा? हाँ जी, जो असल में जब हीट ज़्यादा आ जाती है ना तो फिर प्लांट की ग्रोथ जो है ना थोड़ी सी इफेक्ट होती है। हमारा अर्ली काश्त करने का मकसद ये होता है कि प्लांट कंफर्टेबली इस हाइट तक चला जाए कि अगर हीट अगर आए तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए और उसकी जो ग्रोथ है वो चलती रहे। अगर ग्रोथ चलती रहेगी तो फिर जो प्लांट इनिशियल पीरियड है वो निकल जाएगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। जी बिल्कुल। अगर इस वक्त सोइंग करते हैं और इसका टेम्परेचर 45-46 चल जाता है
तो वो सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर एक दिन 2 दिन पानी उसको लेट हो जाता है या उसका डिले हो जाती है चीज़ें, तो फिर ये उसकी बर्निंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शफकत साहब, ये शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि 45, 46 टेम्परेचर तो अब ऐसे ही हो गया जी, 42, 43 हो गया। क्या क्या असरात उसके एक लिहाज से जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरफ है हमें कि भी कपास को प्रॉब्लम आते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव भी है कि भी इंसेक्ट कम होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, कि भी उससे जो हवा चलती है, गर्म हवा, उससे जो लू के अंदर भी इंसेक्ट जो है ना, उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से हमें, मुझे लग रहा है कि अल्लाह करेगा कि कपास को इतना नुकसान नहीं होगा, मगर पेस्ट प्रेशर हमारा कम हो जाएगा इन हाई टेम्परेचर और हवाओं के जो इस तरह की प्रोडिक्शन आ रही हैं। ये जो फ्लक्चुएशन है इतनी ज़्यादा कि इसी थोड़े से अरसे में देखें एकदम मौसम ऐसा हो जाता है कि ठंडक लगने, पंखे भी बंद करने पड़ जाते हैं, फिर अचानक रेज हो जाता है, और अभी भी कोई बारिशों के खदशात भी हैं आगे। जी सर, ऐसा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये किस हद तक असरअंदाज कर सकती है हमारी स्विंग के? बहुत ज़्यादा सर, अच्छा। बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है, क्योंकि ज़ाहिर है अब पहले जब जनवरी फरवरी से स्टार्ट हुई हमारी अर्ली कॉटन, टेम्परेचर एकदम लो हो गया, पहले नहीं होता था। जिन लोगों ने ज़मीनें अपनी खाली रखी हुई थी, 15-20 दिन के बाद जर्मिनेशन हुई है। लोग तो भाई नाउमीद हो गए थे कि यार ये क्या फंस गया, हम तो ये दोबारा सोइंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो अब जिसकी वजह से वो अर्ली हमारी लेट हुई, अर्ली में हमारा बहुत थोड़ा सा रुकबा आया, जितना होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस थी कि भी आएगा। लेकिन ये पिछले साल भी कपास पे भी और गंदम में भी यही उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, उसके बावजूद जो है दोनों फसलें बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छी। ये हालांकि उतार चढ़ाव शहजाद साहब ऐसे ही था। जी ऐसे ही था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। मैं अर्ज करूं, देखें अर्ली में गो के हमें बहुत चैलेंज रहे, लेकिन हमने अर्ली में मुल्तान डिवीजन ने 2 लाख 2.25 लाख का हमारा टारगेट था, वो हमने अचीव किया। बेशक के फरवरी एंड में मौसम बहुत ठंडा हो गया, फिर ये है कि मार्च के शुरू में कोहरा पड़ गया, फ्रॉस्ट आ गया। अब जब हम फील्ड में जाते हैं, आज मैं फील्ड से अभी सीधा आ रहा हूँ, तो वो फील्ड जो अगेती फसलें हैं, वहाँ क्रॉप बहुत अच्छी है, आइडियली गुड क्रॉप है। अच्छा, बहुत अच्छी माशाल्लाह क्रॉप है, यानी फ्लावरिंग उसके ऊपर शुरू हो गई है, 2-2, 3-3 फ्लावर उनके ऊपर नज़र आ रहे हैं, डोडियाँ बेशुमार हैं उसके ऊपर। उसका इम्पैक्ट जो है वो ये हुआ कि जैसे शफकत साहब फरमा रहे हैं कि जर्मिनेशन का प्रॉब्लम आया, उसमें गैप्स ज़्यादा हैं। जब गैप ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि प्लांट पॉपुलेशन कम है, लेकिन इसके बावजूद ज़मींदारों ने बड़ी मेहनत की है, उनकी फसल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और जो अब लगा रहे हैं, मतलब फील्ड में अब भी मैदान, कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहाँ या कोई फील्ड में ट्रैक्टर चल रहा है, किसी फील्ड में कोई बंदा खेलियाँ निकाल रहा है, कहीं को पानी लगा रहा है, कहीं कोई ख़वातीन जो हैं वो सोइंग कर रही हैं फील्ड के अंदर। हर फील्ड में जहाँ से भी हम गुजरते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई कॉटन की सोइंग के हवाले से। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, ये अभी हम ज़रा इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो बीज की सूरत हाल को देख लें। इस दफ़ा कोई और मुख्तलिफ सा बीज भी आया है मार्केट में, कोई डिफरेंट, जो आपने किसी कोई कॉटन रिसर्च के इदारे ने कोई मार्केट किया हो, या वही रिवायती हैं जो पिछले सालों में? असल में इस वक्त अप्रूव्ड वैराइटीज़ तो अभी नहीं है। अच्छा, अप्रूव्ड नहीं, कोई नहीं है, ठीक है ना। ट्रिपल जीन के नाम से जो लोग बेच रहे हैं, कुछ फार्मर टू फार्मर चल रहा है सिस्टम के भी, ये ट्रिपल जीन है जिसके ऊपर कहा यही जाता है कि पिंक बुलवार्म का हमला इसके ऊपर कम होता है। ठीक है। ग्लाइफोसेट जिसके ऊपर स्प्रे की जा सकती है, मगर अभी टाइम है उसके अप्रूवल में, ज़ाहिर है प्रोसीजर में है। बाकी तो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं वो हैं, और हमें उनको लगाने में मेरे ख्याल में फ़र्क कोई नहीं है अब, क्योंकि ये जितनी भी ट्रिपल जीन है इनके ऊपर भी विद द टाइम पिंक बुलवार्म का अटैक इन पर आ जाना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बेहतर करना चाहिए, इन्हीं वैराइटीज़ के साथ हमें आगे लेके जाना चाहिए, जिनका जो एक्सपीरियंस है। पहले हमारा फार्मर दौड़ता है कि नई वैरायटी आएगी तो मुझे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाएगी, वो कुछ लोग भी उसको इसी तरह माइल कर लेते हैं ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो उस एरिया में पिछले साल जिस वैरायटी ने अच्छी प्रोडक्शन दी है उसको लेके चलें। ठीक है। नई वैरायटी की तरफ अभी हम ना। वैसे शफकत साहब, आप क्योंकि खुद मौके भी हैं और इदारों से भी रब्ता रहता होगा, पाइपलाइन में कोई वैरायटियाँ हैं? सही हैं, पाइपलाइन में हैं और अप्रूवल के मराहल में हैं, क्योंकि उसमें जो है ना
एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जिसने अप्रूवल देनी होती है। ठीक है, कुछ वो सारे मराहल से गुजरना पहले है। मराहल में से ट्रायल गुजरेगी, भी तो हैं, फिर फिर ट्रायल आगे भी मराहल हैं, भी 2 साल के एनसीवीटी के अभी ठीक है। लगी हुई हैं, क्योंकि मैं उनका मेंबर भी हूँ, जिसमें नई वैराइटीज़ काफ़ी सारी अब आ गई हैं ट्रिपल जीन की। हो सकता है अगले साल तक वो अप्रूवल में हो जाए। तो अभी नेशनल कॉटन वैरायटी ट्रायल होते हैं, उसमें लगी हुई हैं, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान में लगाते हैं और उसका फिर रिज़ल्ट देखते हैं कि कौन सी वैरायटी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो पहली वैराइटीज़ हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस जिसकी आ रही है उसको आगे लेके आया जाए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वैरायटी कुछ नहीं करती। सीड में बहुत सारे मसाइल हैं जिसको अभी गवर्नमेंट उसकी तरफ जा भी रही है, टेकअप भी कर रही है, मगर मेन मसला मैनेजमेंट का होता है। हर फार्मर अपने हिसाब से कॉटन को किस तरह मैनेज करता है, उसके पेस्ट कैसे मैनेज करता है, पानी कैसे, पूरी साइंस है, उसको फॉलो करते हैं। साइंस है। शहजाद साहब, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं बीज के हवाले से इस दफ़ा? महकमा ज़राअत क्या रिकमेंड जी, कर इस दफ़ा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 6 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो ट्रिपल जीन बता रहे हैं डॉक्टर साहब, जो हमारे प्रोडक्शन प्लान का हिस्सा है। ठीक है, और उसमें हमें वो बीटी वैरायटीज़ है। ठीक है, CQC1 है, CQC5 है, CQC6 है, हतफ है, नायाब की एक वैरायटी है। ये सारी वैरायटीज़ जो हैं वो रिकमेंड हुई हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। ठीक है। दूसरा, देखें रियलिस्टिकली ये जो कॉटन का फार्मर है वो बड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर है। वो आम फार्मर की तरह नहीं है, क्योंकि कॉटन के ऊपर बड़ी मेहनत होती है और कॉटन का ज़िम्मेदार मेहनत करता भी है, और कॉटन का ज़िम्मेदार कॉटन के साथ साथ चलता है, और सबसे पहले वो वैरायटी की सिलेक्शन के ऊपर ही आता है। और वैरायटी की सिलेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर उसका होता है कि जो पिछले सालों में ज़्यादा वैरायटी परफॉर्म कर रही है वो सिलेक्ट उसी को करता है। ये एक हमारे कॉटन के फार्मर की माइल भी होता है, लोग उसे घेर घार के ले भी आते हैं कि ये वैरायटी बड़ी अच्छी है जी, इसका रिजल्ट जो है ना वो कमाल होगा, ये तो आप भूल जाएं पिछली नहीं। वो देखें ये एक कुदरत का निज़ाम है कि कहते हैं कि जो फ्राडी है वो कभी भूखा नहीं मरता। हाँ, उसके रास्ते उसके रास्ते अपने होते हैं, लेकिन वो कितने % हो सकता है? 1% होगा, 2% होगा, जो इस तरह के काम फॉलो भी यही करना चाहिए कि पिछले साल जिसका रिजल्ट बेहतर है। जी, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। फार्मर नॉर्मली या किसी अगर फार्मर से वैरायटी लेता है तो किसी ऐसी प्रोग्रेसिव ग्रोथ से लेता है जिसकी पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार आई हो। हम फार्मर से फार्मर की बात करें, जैसे शफकत साहब ने कहा कि वैरायटीज़ जो है ना वो फील्ड में है। अगर महकमा ज़राअत की रिकमेंडेड वैरायटी लेता तो वो तो ऑलरेडी हमने रिकमेंड की हुई है कि ये वैरायटीज़ हैं, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और फेडरल गवर्नमेंट उसकी टैगिंग करती है, उसकी सर्टिफिकेशन करती है, फिर उसको बाकायदा सर्टिफाइड सीड के तौर पे थैलों में बाकायदा ब्रांड के साथ वो सेल होता है। ये एक प्रोसीजर है। देखें, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास जो 6 वैरायटीज़ हैं वो सारे एरिया में लगती हैं। जितनी वैरायटीज़ हमारे पास अप्रूव्ड हैं वो ज़िम्मेदार वो भी लगाते हैं, और ये भी एक बड़ी बात है कि ज़िम्मेदार, ख़ास तौर पे कॉटन का ज़िम्मेदार, आपको राइस का भी ज़िम्मेदार, गंदम का ज़िम्मेदार, गन्ने का ज़िम्मेदार, कोई इस तरह से प्रोग्रेसिवली अप्रोच करता लोगों को नज़र नहीं आएगा जैसे कॉटन का ज़िम्मेदार अप्रोच करता है। और वो अप्रोच भी इसलिए करता है कि उसकी पैदावार बेहतर है, इसलिए कि वो कॉन्शियस है। ठीक है। और इसके असरात भी आते हैं, ओवरऑल कोई एनवायरनमेंट ऐसा ना बन जाए कि सब लोगों की पैदावार, जैसे एक साल पहले पिछले साल एक बहुत बड़ा एक बारिशों का तूफान आया, और जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल पाकिस्तान की भी प्रोडक्शन जो इफेक्ट हुई। इसमें शहजाद साहब मज़ीद बात करते हैं बारिशों के तूफान और क्लाइमेटिक चेंजेस पे भी ना, जी, इसके क्या असरात होंगे। मैं ब्रेक ले लूँगा, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम कपास की बिजाई भी बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो है एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शहजाद साहब, आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से हमें काफ़ी नुकसान हुआ, तो इस दफ़ा फोरकास्ट क्या है और हमारी अपनी पेशगोई जो है इस हवाले से क्या है कि कपास की फसल जो है उस पर मौसमियाती तब्दीली जो है वो असरअंदाज हो सकती है? नहीं कहा तो कुछ नहीं जा सकता, लेकिन अंदाजे जो है इस हवाले से। जी, जो महकमा मौसमियात पेशन गोई है ना जी, वो ऐसे है कि उनका जो फोरकास्ट है वो तो कह रहे हैं कि हीट वेव जो है ना जून के महीने में वो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अब तो हम हीट वेव वाले फेज़ में शामिल हो गए। जी, अभी तो मई चल रहा ना, लेकिन मई में 42-43 टेम्परेचर होना शुरू हो गया है। तो चूँकि पिछला पूरा महीना, अप्रैल का महीना भी ऑलमोस्ट ठीक है
मौसम बेहतर ही था। रात को टेम्परेचर भी बेहतर था, दिन को भी कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन से टेम्परेचर काफ़ी राइज कर गया है और 41, 42, 43, कल 43 के करीब जो है ना वो दोपहर को था। आज की फोरकास्ट भी वो 43 की है, 43, 44 के लगभग। लेकिन इसमें ये खुशाइन बात है कि आज हवा चल रही है और जो हवा चलती रहती है वो हमारी क्रॉप के लिए तो बहुत अच्छी है। ठीक है। और आइंदा आने वाले बारिशों के हवाले से अभी कोई बहुत कह लें कि क्लियर प्रेडिक्शन हमारे पास नहीं आई कि बारिशें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा खौफनाक कोई सूरत हाल ऐसा हाँ नहीं जी, है। वो ऐसी खैर नज़र नहीं आ करेगा, तो ठीक है। रही। ये अपना शफकत साहब, अगर ये हल्की फुल्की बारिश होती है इन बिजाई के दिनों में, उसका भी कोई नुकसान होता है या पानी खड़ा हो जाए तो फिर ही नुकसान होगा हल्की फुल्की बारिश है? असल में बात सिर्फ ये होती है कि बीज को बाहर निकलना है, क्योंकि इसके चौड़े पत्ते होते हैं तो इसको ज़ोर लगाना पड़ता है। अच्छा। अगर हल्की फुल्की भी बारिश हो जाती है तो करंट बन जाती है। अच्छा, करंट खुश्क हो बनने जाती से है, खुश्क ठीक हो है, जाता है। ठीक वो है। जब खुश्क होता है तो वो उसमें से बीज नहीं मुश्किल हो निकल जाती है, सकता, ठीक है। मुश्किल थोड़ी हो जाती है। तो इसलिए फार्मर जो काटन वाला है वो बड़ा कॉन्शियस होता है रेन बारिश की वजह से ना, कि बारिश ना आए, कम से कम जर्मिनेशन 3-4 दिन जब तक के पौधा निकल पौधा आए। निकलना है, ठीक है। उसके बाद उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसके लिए अच्छा ही होता है। बाज़ दफ़ा वाइट फ्लाई उससे कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए तो फिर जैसे बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लिंक्ड करती हैं। जब तक के कपास बनना शुरू ना हो उस वक्त तक नुकसान इतना नहीं होता। असल नुकसान उस वक्त होता है कि जब हमारी कपास खिड़ जाए तो फिर बारिश हो, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। अच्छा। तो उस स्टेज पे क्योंकि ये बारिशें होना ना होना कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। सोइंग के बाद फिर वो एक हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, तो उस पे अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं। और ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, ज़मीन की तैयारी के हवाले से इस दफ़ा हम कुछ इनोवेशन भी साथ साथ लाते रहते हैं ना जी, कभी मल्चिंग ले आते हैं, कभी कोई और तरीका ले आते हैं जी। बिल्कुल। इस दफ़ा वो सारा रिवायती तरीका अख्तियार किया जा रहा है या इसमें भी कोई इनोवेशन? हमारी कंपेन के 2 मेन जो इस पिलर रहे हैं, जो पुराने बाकी सारे मामलात के साथ कि ज़मीन में फर्टिलाइज़र कौन सी डालनी है, ज़मीन में हल कैसे चलाना है, रोटावेटर कैसे करनी है, खेलियाँ कैसे निकालनी है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बातें हैं ना। इस दफ़ा हमने कंपेन में 2 चीज़ें जो है ना वो स्पेशली ऐड की हैं। जो हमने वीट में हमने लेज़र लेवलिंग की ऐड की थी, उसके लेज़र लेवलिंग के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा। बाकी डिवीजनों से हमारी पैदावार जो है इंशाल्लाह बेहतर होगी। और इस दफ़ा भी हम जो जिन लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं कि जिन लोगों के पिछले 2, 3, 4, 5 साल से उनकी ज़मीनों के अंदर हार्ड पैन जो बन गया है, सख्त लेयर बन गई है 2-2.5 फुट नीचे, अगर उन्होंने नहीं तोड़ी तो उसको ज़रूर चिज़ल हल के साथ तोड़ें और चिज़ल हल चलाने के बाद अपनी ज़मीन को लाजमी तौर पर लेज़र लेवल कर लें, क्योंकि चिज़ल हल जब चलता है तो वो गहरा चलता है। फिर डिस्कें चला के लोग जो है ना उसको ज़मीन थोड़ी जी गंदम के बाद जल्दी तैयार करते हैं, तो उनको कोशिश ये है कि जिन्होंने गंदम के ऊपर लेज़र लेवलिंग नहीं की वो लेज़र लेवलिंग ज़रूर कर लें। ये 2 इंटरवेंशंस हमने इस दफ़ा कॉटन में इंट्रोड्यूस करवाई है। जी बिल्कुल। और हमारी कंपेन का आज भी हमारे 5 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी गैदरिंग थी, जिसमें 200, 300, 400 लोग शामिल होते हैं। लोधरा में थी, खानेवाल में 2 थी, 2 हमारी मुल्तान में थी। तो ये कंपेन जो हमने शुरू की है, हम आलमोस्ट कोई डेली 2, 3, 4 जो है मेगा गैदरिंग्स करते हैं, जिसमें ज़मींदारों को, और इसके ये एक एडिशनल इवेंट है जो हम मेगा गैदरिंग्स कर रहे हैं। हमारा जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर गांव-गांव जाके लोगों को आगाही देता है, वो एक रूटीन में वो चल रहा है। ठीक है। ये एक एडिशनल एडअप है कि हम फार्मर्स के साथ जाके बड़ी गैदरिंग्स कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उसका एक पार्ट है हमारी पूरी कंपेन का कि ये 2 इंटरवेंशन जो हैं, ख़ास तौर पे ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ना और उसकी लेज़र लेवलिंग करना, ये यील्ड के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक। वैसे तो मेरा ख्याल ये सारी फसलों के लिए होगा। जी बिल्कुल, सारी कपास क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ख़ासतौर पर पानी भी बड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो जी बिल्कुल, उसके लिए फिर हम एक और एडिशनल देखें, हम एक और एडिशनल जो मुल्तान में आप देखेंगे कि मुल्तान
बाकी सारे पंजाब से प्रोग्रेसिव है और मुल्तान की जो प्रोडक्शन भी बेहतर आती है, चाहे वो कॉटन की फसल है, चाहे वो गंदम की फसल है, इसलिए कि कोई ना कोई इनिशिएटिव हम ले रहे होते हैं। पिछले 2-3 साल से हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जो खेलियों के ऊपर काश्त करते हैं लोग, तो हम जब 70 दिन की या 60 दिन की क्रॉप हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि उसके कोठे यानी जो बेड है उसको हल चला के तोड़ दें। और उसके दो इम्पैक्ट आते हैं। एक तो ये आता है कि जब बारिश होती है तो वो जो कोठे के ऊपर या बेड के ऊपर पानी है वो बह के खेलियों में आके जमा नहीं होगा। वो जो चूँकि उस वहाँ हल चल गया तो वो पानी वहीं रुकेगा और वो पानी ज़मीन में जब उसको चिजल चला होगा तो ज़मीन के नीचे जल्दी जज़ब हो जाएगा और उसको कॉटन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि पेस्ट मसलन थ्रिप्स हमारी अर्ली क्रॉप पे आती है, अर्ली पेस्ट है। और उसके बाद पिंक, वो जो बेड होता है वो ड्राई होता है, उसके ऊपर वो हाइबरनेट करके वहाँ उसकी जनरेशन जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो टूट जाता है पेस्ट का साइकिल भी टूटता है। उससे हमारे दो बड़े फ़ायदे हैं। तीसरा बड़ा ये है कि फसल को दोनों साइडों से सहारा मिल जाता है, जो अगर बड़ी हो जाए तो वो गिरती नहीं है। ये हमारे 3-4 उसमें है ना वो इम्पैक्ट आते हैं। ये अहम मामला है। जी जी बिल्कुल, बहुत अहम है सर। इसमें अच्छा ये अच्छा है कि हम साथ साथ इनोवेशन लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। आपके ज़हन में कुछ है इस हवाले से? मेन काम हो रहा है। मेन चीज़ इसमें यही है कि भाई हमारा राब्ता जो हार्ड पैन तोड़ने का है ना, ज़मीन के साथ जड़ नीचे चली जाए। होता यह है कि जब जड़ नीचे नहीं जाती हार्ड पैन की वजह से, बाज़ दफ़ा पानी वहीं रुक जाता है, बाज़ दफ़ा फार्मर्स को विल्टिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कपास खड़ी खड़ी सूखना शुरू हो जाती है। पानी ज़्यादा लग जाए या कोई बारिश आ जाए तो वहाँ पे पानी नीचे नहीं जाता ज़मीन के अंदर, ज़मीन जज़ब नहीं करती। तो जब ये बड़ा अच्छा एक जड़ भी नीचे नहीं जाती, पानी भी नीचे नहीं जाता। तो जब ये हार्ड पैन तोड़ेंगे तो नीचे ज़मीन का राब्ता ऊपर पौधे के साथ हो जाएगा और जड़ भी नीचे जाएगी। नीचे से पानी जो ज़मीन अपने अंदर अब्जॉर्ब करके कंजर्व कर लेती है वो ऊपर वक्त के साथ साथ पौधे को भी मिलता रहता है। अच्छा। जब हीट स्ट्रेस आती है, हीट वेव आती है तो प्लांट को सपोर्ट मिलती है, उसको ज़मीन से सपोर्ट मिलती है पानी के ज़रिए से ना, कि वो उसको सहारा देता है। तो ये बड़ी अच्छा एक है और उस पौधा अपने अंदर स्टेबिलिटी लेके आता है। आप क्या देख रहे हैं काश्तकार जो ये जिद्दत ही है ना जी, हम चीज़ें कुछ उससे पहले तो बिल्कुल ही रिवायती काश्तकारी होती थी और चीज़ों को एक ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे। अब काश्तकार का रिस्पांस क्या आ रहा है? वो कोशिश कर रहे हैं खुद भी ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसकी तरफ आए और ख़ास तौर पर ये इस किस्म की टेक्निक से उन्हें अडॉप्ट करें? बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा बहुत मसला आ जाता है पैसों का, क्योंकि इस पे बड़ा जोर लगता है, खर्चा लगता है। ट्रैक्टर जब एक दफ़ा फिरता है तो पता लग जाता है कभी जो है ना ज़मीन को, ट्रैक्टर को भी पता लग जाता है, किसान को भी पता चलता है। फिर उस पर जब पानी लगाया जाता है तो बड़ा टाइम लगता है उसको भरने में ना, वो क्योंकि लीच डाउन होता है, पूरा सिस्टम डेवलप करता है। तो वो थोड़ा बहुत इनिशियल कॉस्ट उसकी है, मगर ये 5 साल के लिए फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा है और 5 साल तक उसको बेनिफिट मिलता रहेगा। ब्रेक ले लेते हैं, बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम कपास की बिजाई भी बात कर रहे हैं, आपको रहनुमाई दे रहे हैं कि अगर आपने कपास की बिजाई कर ली है तो इन दिनों में क्या करना है, अगर नहीं की तो आपने क्या करना है जिससे बिजाई अच्छी हो जाए, जर्मिनेशन अच्छी हो और आपका पौधा और कपास सेहतमंद हो। शहजाद साहब ये तो हो गया कि बीज हमारे पास क्या दस्तियाब हैं, ज़मीन की तैयारी हमने कैसे करनी है। अब इनिशली जो है वो पानी का इस्तेमाल भी बड़ा ज़रूरी है और इसको किस अंदाज से लगाना है, कितनी मिकदार में लगाना है और कब कब लगाना है, इसके बारे में ज़रा बता दें कपास के बारे से। जी, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जब हमने ये कॉटन की कैंपेन शुरू की है तो हमारे पास वाटर जो है ना वो 30% शॉर्ट था, जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही है इस वक्त 30% शॉर्ट। नहीं, इस वक्त नहीं। हाँ। जब हमने कैंपेन शुरू की कैंपेन शुरू की है, फिर वक्त के साथ साथ बारिशें हुई अपर एरिया में, कैचमेंट एरिया में, जब बारिशों का पानी हमारे डैमों में आया तो वो शॉर्टेज कम हो गई। अच्छा, ठीक। और उससे हम कंफर्टेबल हो गए और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की कि वो हमें पानी जो है वो बिजाई के ऊपर मुकम्मल देगा, चाहे वो मंगला कमांड एरिया है, चाहे वो तरबिला कमांड एरिया है। तरबिला में हमें समटाइम प्रॉब्लम आता है लेकिन मंगला कमांड एरिया में हमें कम प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारी जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, सेक्रेटरी इरिगेशन है, इनकी आपस की जो कमिटमेंट थी उसमें यही था कि हम इनको पानी देंगे ताकि हमारी जो कॉटन की बिजाई है वो कंफर्टेबली हो जाए। और वो ऐसा नज़र भी आ रहा है कि हमें पानी जो है वो मिल रहा है।
मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मुल्तान में तो हमें कंफर्टेबली मिल रहा है। बाकी अब इसमें जितना भी हमारा एम्फेसिस है या हमारा ये जितना हमारी अप सोइंग हो रही है वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ नहरी पानी की ज़रूरत है, और नहरी पानी हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हमारी सोइंग हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर हमें कहीं शॉर्टेज आती है या हमें कोई स्ट्रेस आता है तो उसके इम्पैक्ट आ सकते हैं, लेकिन अब तक हमें कोई ऐसा स्ट्रेस आया नहीं है। अब अगली बात यह है कि ज़िम्मेदार इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहा है। ज़िम्मेदार पानी का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। आज भी मैं जहाँ से होके आया हूँ तो वो लोग कह रहे थे कि ये हमारी नहर जो है ना वाराबंदी में आ रही है, इसको मेहरबानी करें वाराबंदी में ना आने दें। अच्छा यानी कॉटन का ज़िम्मेदार इतना कॉन्शियस है कि उसको पानी जो है ना, जो चूँकि गर्मी बढ़ रही है तो वो कह रहा है कि जी नहर का पानी मिल जाए ताकि ट्यूबवेल का पानी ना लगाना चाहिए। जी बिजली का को हालात का थोड़ा सा अंदाज़ा है कि बिजली थोड़ी सी उसकी पहुँच से फिर ज़्यादा हो जाती है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, उसको इनपुट कास्ट से बेहतर ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश है हमारी भी कि पानी बेहतर अवेलेबल हो और हमारी बिजाई जो है वो अहसन तरीके से मुकम्मल हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा ये हम कामयाब हो जाएंगे इसमें। उसके बाद ज़िम्मेदार जो है उसको हम तरगीब दे रहे हैं कि जो है ना कॉटन का सीड जो है उसको ट्रीटमेंट करके लगाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें पहले 60-70 दिन जो है ना स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, और जब हम स्प्रे के बगैर 60-70 दिन गुजार लेते हैं ना बुखारी साहब, तो हमारी क्रॉप की हेल्थ जो है ना, पौधा जानदार है ना, पौधा जानदार है ना जी, उसके अगर उसके ऊपर चाहे हम जितना मर्जी भी सॉल्ट स्प्रे करें है तो वो जहरों से बचा लिए, अगर जहरों से 60-70 दिन उसको बचा लेते हैं हम तो पौधे की हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये हमारा एक बड़ा वाइड मैसेज स्प्रेड हो रहा है कि उसको स्प्रे जो है ना जितना डिले कर सकें, इंतहाई अगर ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है स्प्रे उस हालत में करें, वरना स्प्रे ना करें। और उसका हमने वो स्ट्रेटजी जो दी है कि अगर हमारी जो इनिशियल स्टेज के ऊपर पेस्ट आता है, वो हमारे जो इनिशियल पेस्ट हैं उनमें थ्रिप्स एक पेस्ट है, जब हम उसके जो है रिजेस उसकी जो है वो ख़त्म कर देंगे, जो उसको हम कोठा कहते हैं जिसको, वो ख़त्म करेंगे तो उससे भी हमें पेस्ट प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये सारे वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमारी फसल की बेहतरी हो, दूसरा ये कि किसान इतना कंफर्टेबल हो कि उसका खर्चा कम से कम हो, खर्चा कम से, इनपुट कास्ट जब कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मामलात हम मिलजुल के, सारा डिपार्टमेंट हम मिल के, इसमें हमारी सूबाई क़यादत भी शामिल है, हमारे जितने आला अहदेदार हैं वो सारे शामिल हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ डेली वीकली आते हैं, 15 रोज़ के बाद मीटिंग करते हैं, बड़ी डेलिब्रेटेड मीटिंग होती है। मिनिस्टर साहब आते हैं, मिनिस्टर साहब पिछली दफ़ा मीटिंग में आए थे। ये सारे लोग जो उसमें शामिल हैं, फिर पहली 2-3 मीटिंग CS साहब ने खुद चेयर की है। तो सारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है इसमें कोशिश कर रही है कि ज़िम्मेदार की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकता है वो करें। उसमें मुल्की बेहतरी है। जी बिल्कुल। हम और हमारा तो देखिए इस साल तो ये कहा, हमारा जो स्लोगन है कपास की बहाली मुल्क की खुशहाली, ठीक है ना जी, तो हमारा तो पाकिस्तान की खुशहाली, कपास की बहाली पाकिस्तान की खुशहाली, हमारा तो स्लोगन है, ठीक है ना जी। तो हम इसी एक भी रहना है इसमें ना जी। शफकत साहब, ये पानी की बेहतर मैनेजमेंट ख़ास तौर पे इस बिजाई के मौके पर और पहले पानी तक, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? क्या फार्मूला है, क्या अडॉप्ट करे काश्तकार? क्योंकि किसी के पास पानी है तो वो वाफिर हो जाता है, नहरी पानी है, नहीं है तो फिर वो ट्यूबवेल से लगा रहा है, उसमें कमी है, वो एक घंटे को सोच रहा होता है क्या करना है। असल में ये मैनेजमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं, और मैं यही कहता हूँ कि हर किसान के पास ऊंचे रकबे भी होते हैं, नीचे रकबे भी होते हैं। हमें जो है ना एक अपना सिस्टम ऐसे बनाना चाहिए कि जब पानी ज़्यादा हो तो हम उसको स्टोर कर सकें। तालाब हर फार्मर अपने बनाए कि उसको स्टोर कर ले। ये रुझान नहीं आ सका, ये रुझान अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो चाहे उसको पानी ज़रूरत भी नहीं है वो लगा देता है, वो नहीं है ठीक। जब पानी की उसको ज़रूरत होती है तो फिर वो ट्यूबवेल चला रहा होता है, जबकि उसको वो स्टोर कर सकता है जितना भी थोड़ा बहुत पानी उसका है, उसको हमें ये आदत बनानी चाहिए। अगर वो स्टोर किया हो तो फिर भी तो पंपिंग करनी पड़ेगी। पंपिंग सोलर सिस्टम आजकल आए हुए हैं, सोलर के थ्रू वो पंप करके तो उसको दे सकता है, क्योंकि नहरी पानी के अंदर जो ताकत है वो ट्यूबवेल वाले पानी के अंदर जो है ना वो चीज़ उनको नज़र नहीं आती। एक तो ये करना है। दूसरा ये है कि इस पर यूनिवर्सिटी ने अभी रिसर्च किया और एक प्रोडक्ट कमर्शलाइज करने जा रही है जिससे आपके कपास में 4 से 5 पानी कम लगते हैं। अच्छा,
वो 4 से 5 प्रोडक्ट पानी कम हो जाए। कम होते हैं। 15-16 पानी आमतौर पर लगते हैं, ठीक है, तो उससे 10-11 पानी लगेंगे। ठीक है। और वो प्रोडक्ट सीड के वक्त भी आप सीड की कोटिंग करके भी लगा सकते हैं, और उसका एक आध दफ़ा और लगाना पड़ता है फ्लावरिंग के ऊपर। तो वो भी कमर्शलाइज होने लगा है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। लिक्विड है। लिक्विड है वो, अच्छा। खाद के ज़रिए के तौर पर हम देते हैं। वो उसकी ग्रोथ भी बेहतर करता है और उसका पानी को भी बचाता है और उसके कीड़े ये मकोड़ों उसका के फार्मूला क्या है? मतलब मैं आपसे हाँ जी। इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछना हाँ चाहता, जी। लेकिन ऐसे कुछ आखिर वो पानी कैसे बचा देता है? वो ऐसे बचा लेता है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, यानी कि पानी को ज़मीन के अंदर रखता है। वो अच्छा। ज़मीन के ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है जिससे एवेपोरेशन नहीं होती ज़्यादा। अच्छा, एवापोरेशन रोकता है। ठीक है ना। ठीक और ज़मीन के अंदर उसमें कुछ माइक्रोब्स हैं जो उसको जड़ों के साथ पानी को लेके रखते हैं, उसको अवेलेबल करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से पौधा जो है ना स्ट्रेस में नहीं आता है। जो फ्लक्चुएशन है ना टेम्परेचर की, हाँ। कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो उस चीज़ को वो जो है ना ये आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया? हाँ जी, हमारी तो अब इसको मार्केट कैसे करने जा रहे हैं? मार्केट अभी कमर्शलाइज हमने हमारी यूनिवर्सिटी की एक कंपनी, इसको हम इनक्यूबेटरी कंपनी कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है और वो इंडस्ट्री के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं और तो अपने तौर काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। 5 पानी अगर कम हाँ जी, होते हैं हाँ तो काफ़ी सपोर्ट तो मिल वो जाएगी, खासतौर बड़ा, पे नहरी पानी वालों को। और उस पे HEC ने अवार्ड दिया है उस कंपनी को, कोई तकरीबन $35,000 वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसको भी अवार्ड मिला है कि ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, इसको कमर्शलाइज करना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा शहजाद साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आधा मिनट आपके पास है, क्योंकि आप महकमा ज़राअत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो कोई काश्तकार को मैसेज देना चाहेंगे? जी, काश्तकारों के लिए मैसेज यही है कि जितनी मैंने बातें की हैं उसके मुताबिक उसको कपास की जो बिजाई है ना वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। जितनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगी उतनी क्रॉप की हम हेल्थ को बेहतर मैनेज कर सकेंगे। पेस्ट को बगैर देखे स्प्रे ना करें, पेस्ट कोटिंग के बगैर स्प्रे ना करें। कोशिश करें कि स्प्रे जितना डिले हो सके उतना ही डिले करें। और जो बिजाई करने वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़मीन को लेवल ज़रूर करें। लेवल करके पानी की बचत भी होगी, और जो हम बीज बो रहे हैं ज़मीन के अंदर उनकी जो है ना यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगी और हम बेहतर क्रॉप ले सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने कपास की बिजाई पर बात की, आपके लिए टोटके थे। मज़ीद आपको आगे जैसे जैसे कपास आगे बढ़ेगी प्रोग्रामों में आपको बताते रहेंगे किस तरह आपने एहतियात करनी है। पेस्टिसाइड आता है तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करना है, खादों का, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।